सर 9 o'clock को ना मेरा एक टेस्ट होगा, तो ओके। थोड़ा 1-2 मिनट हाँ हाँ तो बिल्कुल क्या हम राइट। जल्दी एंड कर सकते हैं क्लास? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था तन्वी? तो हमने वो ये सीरीज ग्रुपिंग खत्म कर दी थी, पैरेलल ग्रुपिंग थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। हाँ हाँ ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग का भी रिजल्ट मैंने बता ही दिया था, है ना? ये अक्सर क्लोज सर्किट पैरेलल वाला ग्रुपिंग, देखना था ऊपर। पैरेलल ग्रुपिंग का बता दिया था हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे वो आपके बैटरी जो सेल हैं वो कनेक्ट होंगे। कोई भी अगर एक की पोलरिटी अगर चेंज हो रही है, मान लो एक की पोलरिटी इधर माइनस हो रहा है इधर प्लस हो रहा है ना, तो ये सारे इस तरह से अरेंजमेंट है। मान लो ये E1 है, इसका ईएमएफ, इसका R1 रेजिस्टेंस है इंटरनल, E2 है R2, E3 R3, EN RN। और इस तरह का अगर हम लोग कहेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में ई इफेक्टिव बताइए, तो ई इफेक्टिव जो हो जाएगा इसके बीच में 1 और 2 के बीच में वो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। जिसकी भी पोलरिटी चेंज हो रही है उसमें माइनस आ जाएगा। जैसे कि पोलरिटी चेंज हो रही है इसके रिस्पेक्ट में, ये आएगा माइनस की EN अपॉन RN। नीचे आएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ये लास्ट में 1 अपॉन RN ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं करते, रेजिस्टेंस में प्लस ही करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये है। और R इफेक्टिव जो हो जाएगा इसका इन दोनों के बीच में वो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1 अपॉन RN। हालांकि ये देखा जाए तो अगर इसको देखो तो ये इसी से तो आया 1 अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अगर हम इनके बीच में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लगा देते हैं तो इसमें करंट भी फ्लो होने लग जाएगी। तो आई अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने की बात करेंगे तो ये आएगा ई इफेक्टिव बाय आर इफेक्टिव प्लस प्लस कैपिटल आर। ओके। और किसी भी सेल के अक्रॉस अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, मान लो हमें इस वाले सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, मतलब जैसे पॉइंट को अगर ए और बी मान लिया, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस होगा, क्योंकि सारे पैरेलल में। क्यों बेटा? यस सर। इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E1 माइनस I I1, इसमें करंट I1 होगी, ठीक है भैया? क्योंकि यहाँ से जो हाँ, क्योंकि डिफरेंट है। हाँ यहाँ से जो करंट जाएगी इसमें करंट I1 होगी ना, इसमें यस सर, I1, इसमें I2, पैरेलल ग्रुपिंग। इसमें I3, इसमें IN। ओवरऑल करंट जो जाएगी वो I1 सबका सम हो जाएगा ना, वेक्टर सम, तो स्केलर सम। ठीक बेटा? यस सर। वोल्टेज सबके क्रॉस सेम रहेगा, E1 I1 R1, ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। लास्ट वाले में जो लिखोगे पता है क्या लिखोगे? लास्ट वाले में अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस की EN, और ये हो जाएगा प्लस की प्लस माइनस की IN RN। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इसमें हम लोग जा रहे हैं माइनस टू प्लस जा रहे हैं ना, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं। करंट हमने समय इधर ही मानी हुई है, इसमें भी माइनस आएगा इसमें भी माइनस आएगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तन्वी, तो ये सब आपस में बराबर ओके होंगे, सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग ऑफ सेल था। एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर मान लो मिक्स ग्रुपिंग की बात आ जाए तो मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, हटा दो इसको तन्वी। यस सर। मिक्स ग्रुपिंग में मान लो आपको इस तरह से ये एन सेल है और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, एन सेल है। ये ईएमएफ ई है, आर है, ईएमएफ ई है, आर है, ईएमएफ ई है, आर है। ये एन सेल, टोटल सेल जो जुड़े हुए हैं ये एन है, एक रो में एन सेल है, एन सेल। और ऐसे ऐसे एम रोज है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे कितनी रोज है? एम लास्ट में। ऐसे ऐसे एम रोज हैं, एम रोज, यानी हर एक ब्रांच में आपका एन रेजिस्टेंस एन सेल जुड़े हुए हैं।
और ऐसे जो हैं टोटल कितनी हैं, m रोज है, ठीक है बेटा। ओके, यस सर। और हर एक रो में n सेल है, ओके। अगर आपसे कोई कहा है इसमें कि इसका ओवरऑल ईएमएफ बताइए, ओवरऑल ईएमएफ बताइए, तो इसको हम सिंगल सेल में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो सिंगल सेल में कन्वर्ट करेंगे अगर हम इसमें, तो इसका ई इफेक्टिव क्या रहेगा और आर इफेक्टिव क्या रहेगा, हमें ये चीज बतानी है। इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं, पॉइंट 2 अगर 1 और 2 के बीच में देखते हैं, तो आर इफेक्टिव खुद सोचो बेटा। अगर हमने देखो तनवीर, बड़े हर एक ब्रांच का देखेंगे, इस पूरी ब्रांच का ई इफेक्टिव कितना आएगा, ई इफेक्टिव आएगा इसका एन ई, सेम सेंस में, यस सर। और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आएगा, एन आर, एनआर, है ना। ऐसी सेम Yes, sir. इसका भी आएगा एन ई, और आर रेजिस्टेंस का एन आर, एनआर, ऐसे इसका क्या होगा एन ई, और आर इफेक्टिव का एन आर। तो अब आप खुद सोचो, अगर हमारे पास एन सेल है इस तरह से, जो इस ब्रांच का वोल्टेज होगा, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज होगा, वही इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, इन सब का होगा। और तो ई इफेक्टिव तो हो जाएगा आपका एन आर, एन ई, सॉरी, ई इफेक्टिव तो एन ई हो जाएगा, समझ आ रहा है मेरा? एनी, यस सर। और आर इफेक्टिव पता है क्या होगा, एक ब्रांच में जो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस एन आर है, ऐसे ही इसका भी एन आर, और ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं हम लोग कहां तक, एम तक, ठीक है ना। तो अगर देखो एक ब्रांच का एन आर तो ऐसी एम है, तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एन आर बाई एम नहीं हो जाएगा। जैसे अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं आर आर, तो अगर इनका देखा जाए तो आर बाई 2 कर देते हैं ना आप, दो है तो आर बाई 2 नहीं कर देते, आर बाई 2 एम है तो एन आर बाई एम नहीं हो जाएगा पैरेलल, एम, यस सर। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर बाई एम, ओके बेटा, तन्वी नोट कर लीजिए। सर इसका इफेक्टिव एन ई बाई एम नहीं होगा? नहीं, एन आर बाई एम, आर इफेक्टिव, सॉरी, ई इफेक्टिव एन ई बाई एम नहीं होगा? नो 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 नो, वो इसलिए नहीं होगा कि ये सारे ब्रांच पैरेलल में ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना, ओ अच्छा, यस सर। पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, ई इफेक्टिव एन ही रहेगा, लेकिन आर इफेक्टिव एन आर बाई एम होगा। एन आर बाई एम, ओके, एक सेकंड सर, फिर पूरा कॉपी करना कर लीजिए। इसका कलर और मेरी टी शर्ट का कलर मैच कर गया, क्यों बेटा? मैच कर रहा है, यस सर। काफी बड़ा चैप्टर है। मिक्स है ना, ये मिक्स। आज वो लोग क्या डाउट क्लास 11 की? यस सर, यस सर। ओके, तो 11:15 11 ओ क्लॉक रखते हैं, ठीक है? 11, यस सर। ओके, डन सर। ओके, और सर उल्टा भी आ सकता है ना मिक्स ग्रुपिंग में, कि सीरीज में? कैसा कैसा उल्टा कैसा? उल्टा, उल्टा इन द सेंस कि आर इफेक्टिव हमें सीरीज का लिखना हो, एन आर लिखना हो, बट ई वोल्टेज समझा नहीं, कैसा उल्टा, कैसा मतलब एम अगर एम जो सेल है वो सीरीज में आ जाए और एन पैरेलल में आ जाए, ऐसा? यस सर, यस सर, ऐसे। हाँ, तो उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, एम ई हो जाएगा इफेक्टिव, और आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एम आर बाई एन, उसमें ये हो जाएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आर इफेक्टिव एन आर हो। हाँ, आर इफेक्टिव एन आर हो, यस,
आर इफेक्टिव एन आर हो, तो फिर सर्किट कैसा लगेगा हमें, मतलब कैसे दिखेगा? अच्छा आर इफेक्टिव एन आर हो, आर इफेक्टिव अगर एन आर हो तो इसमें एक ही ब्रांच रहेगी बस, दो ब्रांच नहीं रहेंगी, एक ही ब्रांच रहेगी, एन सेल हो जाएंगे इसमें, वो उसमें मिक्स नहीं हो सकता? मिक्स नहीं हो सकता उसमें, ओके, है ना, ये तो बता दिया था। यस सर। हाँ तो वो सही हो गया। कितन भी, जैसे मान लो इस यस पे सर। एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पे, ये हमने दे दिया, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 2R, इसमें करंट बतानी है, फाइंड करंट इन 2R। तो सबसे पहले तो इसको एक सिंगल एक सेल में कन्वर्ट करेंगे तनवी, और उससे ई इफेक्ट निकाल के आर इफेक्ट निकाल के इसको इसमें इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, इसको ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है, कन्वर्ट करके फटाफट करंट निकाल लेंगे, ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव प्लस आर ना तनवी, यस सर। करिए, ऑल द बेस्ट। एक मिनट, डन। एक सेकंड सर। हमने आपको जो एक्सरसाइज भेजी है ना लास्ट, उसमें हमने टॉपिक वाइज भेज रखी है वो सारी, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं उसमें, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भेज रखे हैं मैंने उसमें, वो आपके फंडामेंटल क्लियर कर देंगे, ठीक है, वो जरूर ट्राई करना जो ओके। लास्ट में भेज। तो सर वोल्टेज में जब हम प्लस से माइनस जाते हैं तो प्लस ई आता है। आपको मैंने बताया ना कि अगर ओवरऑल पोलैरिटी इवन प्लस आर जो भी पोलैरिटी चेंज हो उसका साइन चेंज कर देते हैं बस, इसका पोलैरिटी चेंज हो रही है, हमने ओवरऑल ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे सब में ऐसे ही जाना है, तो ई इफेक्टिव इसका रिजल्ट हमने बताया नहीं था आपको, E1 अपॉन R1, ई अपॉन आर प्लस ई ट्वाइस ई अपॉन आर, अब चूंकि इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है तो माइनस के 4E अपॉन आर, क्यों तन्वी, एक सेकंड सर। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ओके। इससे आपका ई इफेक्टिव आ जाएगा, इससे आएगा, हाँ यस सर। माइनस इसमें आएगा ना, ये चूंकि पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है ना ये ऊपर दोनों के रिस्पेक्ट में, तन्वी यस सर। तो सॉल्व करके भी देख लो जरा इसमें, माइनस ई बाई 3 आ रहा है ई इफेक्टिव। वो माइनस की E/3 आएगा ना, यस सर। माइनस आने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंड होगा इस वाले टर्मिनल 1 से 2 के रिस्पेक्ट में, यानी इसका मतलब क्या हुआ है, ये E12 आया ना हमारा, अगर E21 लेते तो क्या था, प्लस की E/3 आता, तो प्लस ई बाई 3 आता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो बस करंट हमें तो पॉजिटिव देनी होगी, तो बता देते हैं करंट, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल इफेक्टिव E/3 अपॉन आर, इफेक्टिव कितना आएगा ट्वाइस आर, प्लस आर की वैल्यू कितनी है
ओ आर सर, आर इफेक्टिव इसमें हम 2R इससे लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में करूँ आपको। नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 2R ये हो जाएगा 2R प्लस प्लस E/3, R/3 प्लस सॉरी। R/3 ना, यस ठीक है। सर। कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर एक लेना। मिनट। कितना हो जाएगा E/3 अपॉन ये 6R प्लस R, कितना हो जाएगा 7R/3। 3 सर, E/7R आएगा, E/7R। करेक्ट है। करंट आ गई। यस सर, फाइन। यस सर। करंट इन 2R, V करंट इन फ्लोइंग इन दिस R 2R। E/7R डिवाइडेड बाय 2R। नहीं नहीं, हो तो गया करंट। सही तो आई इफेक्टिव आया ना, हर रेजिस्टर में तो अलग अलग ये करंट हमारा फ्लो करेगी ना। आई इफेक्टिव, अरे तो भाई आई इफेक्टिव होगा वही तो इसमें करंट होगी ना 2R में। ये करंट किस में है, अच्छा यस ओवरऑल सर। जब एक सेल बना दोगे, एक सेल बना दोगे तो नेट करंट यही तो निकालेगा ये। यस सर, अगर लेकिन एक और पैरेलल में हमने जोड़ रखा होता 3R, किसको किसको पैरेलल में लगा, प्रॉपर रेजिस्टेंस। एक प्रॉपर यस कैपिटल R इक्वल टू हाँ 3R एक तो और जोड़ उसमें रखा है, तो उसमें तो ऐसा हो फिर जाता अलग है, है। फिर वो डिवाइड हो जाती है। फिर मैं इसको बता देता हूँ, अगर एक पैरेलल में और लगाया होता है आपने रेजिस्टेंस तो इसमें ऐसा हो जाता। जैसे मान लो आपने एक पैरेलल में और लगाया होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सेम रेजिस्टेंस लगाया या अलग अलग से कोई लगाया, मान लो आपने यहाँ पे लगा दिया, आपने 5R लगा दिया, ये R1 है ये R2 है, ठीक है तन्वी। हम्म। तो यहाँ से जो करंट आएगी, यहाँ से जो करंट आएगी वो E/7R आया। अब इसमें करंट चली गई मान लो X, तो इसमें कितनी जाएगी, ये आएगी I-X। यस सर। अगर यहाँ से E/7R आया, E/7I को I मान लिया ना हमने, तो इसमें हाँ X चली गई तो इसमें I-X नहीं जाएगी। यस सर। तो अब उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि वोल्टेज सेम पैरेलल में वोल्टेज सेम करके, वोल्टेज पैरेलल में सेम करके कितना हो जाएगा, वोल्टेज पैरेलल में सेम ऊपर तो वाले ब्रांच में जो हमारे पास वोल्टेज E होगा। भी है R भी है, तो हम डायरेक्टली वो तो कर मैं सकते बता हैं ना, तो रहा हूँ, वोल्टेज टू बाय R। आर इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5R I-X। 5R। R से R कट जाएगा, यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस X इक्वल टू 5I माइनस के 5X, तो 7X इज इक्वल टू 5I। आई की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ X की पर वैल्यू आ जाएगी। कंफ्यूजन है, हाँ आपने बेटा, इक्वेट क्यों किया जो करंट, अच्छा वोल्टेज है, ओके नहीं नहीं सर ठीक है। वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं ना, वही सेम किया इक्वल हमने। होती है। तो उससे हमने X निकाल लिया और इसमें हमने I की वैल्यू डाल दी E/7R। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। X की वैल्यू यस आ सर, गई तो इसमें करंट आ जाएगी, इसमें करंट आ जाएगी। तो मैं ये लिखना सर्किट में, चाहती हूँ एक मिनट। ये सर्किट में रूल सिखाए थे ना हमने आपको। एक सेकंड से मैं लिखना चाहूँगी। क्लियर है बेटा। यस सर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, V1 बराबर V2।
डन सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नोट बोलिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इन सब चीजों का रेजिस्टेंस हो गया, इन सबको मेजर करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा मीटर ब्रिज। कुछ कहना है रणबीर? नहीं सर। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से क्या पता चलता है हम लोग? मीटर ब्रिज से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के लॉ पर काम करता है मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर कैसे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड unknown resistance, in the circuit, unknown resistance in the circuit. यस सर। unknown resistance तो in the वो circuit. डिक्लेयर हो गया कि हमारा जो एग्जाम होगा सीबीएसई वाला बोर्ड इस बार वो फुल टर्म होगा और सब्जेक्टिव ही होगा। क्या बताना फिर से क्या? जो बोर्ड एग्जाम होगा इस साल वो वापस पुराने पैटर्न पे आ गया कि पूरा सिलेबस लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। हाँ, अच्छा, वो एमसीक्यू वाला चक्कर नहीं है बीच में। अब एमसीक्यू वाला नहीं होगा इस तरह से? नहीं सर। अच्छा, ये कब पता चला? ये सर कल न्यूज में आया था। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ये तो ओल्ड पैटर्न आ गया बिल्कुल, है ना? यस सर, बीच में बोर्ड की वजह से टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, नीट वो ब्रेक नहीं होगा नहीं, नीट ठीक है, का। बट कैसा भी वैसा भी होता तो तब भी तुम्हें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि तुम दोनों में अच्छा कर लेती, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों में ही फायदा है, बट ये मुझे बेटर लगता है हमेशा। एक ही बार दे दो, ज्यादा अच्छा है ना। यस सर। तो चलो, इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होता है जरा देखिए, एक तरफ मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ, जब भी कुछ इस तरह से सर्किट दिखे आपको, ये बैटरी हो गई, यहाँ पर हमने मान लो ये करंट आई गई यहाँ से, और ये है, ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया पी, ये हो गया पी, ये हो गया पी, इसको मान लो पी क्यू आर, इसको मान लो एस, इसको मान लो पी क्यू आर एस। ये एस आपका अननोन रेजिस्टेंस होगा, अननोन रेजिस्टेंस माना जाता है, अननोन रेजिस्टेंस। और ये सारे नोन है, ये सारे रेजिस्टेंस नोन है। तो आपको बताया था कि आई जी व्हेन आई जी अगर जीरो होगी तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, तो बी बी बराबर बी डी हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे जो रेजिस्टेंस ये है बेटा, आई जी क्या है? आई जी मतलब करंट इन दिस ब्रांच। अच्छा। यहाँ से करंट आई ना, आई तो यहाँ से करंट यहाँ बटेगी, फिर यहाँ पे आई जी होगी। अगर आई जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बताऊंगा अभी आपको, इसको बोलते हैं करंट इन गैल्वेनोमीटर। करंट इन गैल्वेनोमीटर एक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, जो स्मॉल करंट को मेजर करता है, यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है ये गैल्वेनोमीटर। तो अगर ये 0 हो जाएगी, इसका मतलब बी और डी पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो हमने बताया था आपको आर अपॉन एस बराबर हो जाएगा पी अपॉन क्यू, है ना। तो अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्यू अपॉन पी ना, तन्वी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर।
ये बताया था अगर ये रेजिस्टेंस, इसका वो रेजिस्टेंस रेशो R में है, रहते हैं। ये रेजिस्टेंस S है, ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस की वजह हम आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए बता रहे थे ना, तरीका बताया था। बैलेंस सर्किट होता है, बैलेंस सर्किट में क्या होता है, सेम रेशो अगर में इन रहता दोनों, है। हाँ तो ये वाला रेजिस्टेंस हट जाता है जी। ओके, तो ये तभी हटेगा Yes, जब ये sir. कंडीशन होगी, मतलब अगर ये कंडीशन होगी तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, सभी एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। यानी IG 0 होगा, दिस इम्प्लाइज BB बराबर BD, एंड दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सभी तो एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अब ये जो मीटर ब्रिज होता है वो इसी पे काम करता है, इसी पे लॉ पे काम करता है। कैसे? तो चलिए उसका डायग्राम बना लेते हैं मीटर ब्रिज का। ये आपको प्रैक्टिकल जो लैब में जाओगी ना, तो लैब में आपको ये इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। जब हम साइंस लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में, तो आप बोलना मीटर ब्रिज में देखना है, तो आपको ये मीटर ब्रिज वहां देखने को मिलेगा। एक लकड़ी का हार्ड बोर्ड होता है, उसमें कुछ सर्किट फिट होता है। किस तरह से सर्किट होता है वो मैं बना देता हूँ, बता दूं इसको। ओके, यस सर। तो मान लेते हैं इसमें ये इस तरह का है कि ये मीटर ब्रिज का इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है ये, और एक वायर लगा होता है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में वायर होता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस का वायर होता है, काफी लॉन्ग वायर होता है। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए, इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम लोग सी, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एक लगा हुआ, ये रेजिस्टेंस आर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा एस, एस अननोन रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, और इसके इस एंड पर एक पॉइंटर लगा होता है छोटा सा, इसको जॉकी कहते हैं, जॉकी, जे बोलते हैं इसको, जे फॉर जॉकी। और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, इसके साथ साथ स्केल होता है यहाँ पर। तो वो एसी है क्या वैसे? क्या बेटा? एसी क्या है? बस एक वायर है। एसी, एसी वायर है, वायर लगा अच्छा। हुआ है, और ये स्केल है, स्केल रीडिंग मोड करने के लिए। यहाँ पर 0 होता है इसका, ये रीडिंग होती है इस तरह से, नॉर्मल ज्योमेट्रिकल स्केल। और ऐसे लास्ट में यहाँ तक जो लेंथ होती है वो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से पूरे वायर की जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक वायर की जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एसी वायर, लेंथ ऑफ एसी वायर जो है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर की होगी। ठीक है सभी? ओके, यस सर। ये इस तरह का सर्किट है, ध्यान से देखिए। और अगर आप उस सर्किट को देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये डी पॉइंट मान लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, आगे वाले एंड पर एक हल्का सा एक पॉइंटेड जो है मेटालिक वो लगा देते हैं, मेटालिक एक वायर लगा देते हैं, एक पॉइंटेड या कील लगा देते हैं मेटालिक इसमें, और उसको जॉकी कहते हैं। और हम इस एंड से 0 से इसको चलाना स्टार्ट करते हैं, 0 से इधर खिसकाना स्टार्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर रखने पर, मान लो यहाँ पे डी पॉइंट पर रखने पर इसमें IG की वैल्यू 0 हो गई, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 आ गया। पहले डिफ्लेक्शन क्या होगा, एक साथ रहेगा, एक साथ रहेगा, और जैसे हम खिसकाते जा रहे हैं वायर को, डिफ्लेक्शन एकदम से 0 हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 0 रीडिंग शो करेगा IG। तो इसका मतलब ये सर्किट बैलेंस हो चुका है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले डिफ्लेक्शन एक साइड रहेगा, और अगर इस पॉइंट के अगर हम लोग इस साइड चले जाएंगे तो फिर डिफ्लेक्शन इस साइड चला जाने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही डी पॉइंट पे जाओगे, इसको नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। यानी डी इज ए लेट डी इज द पोजीशन ऑफ जी, क्योंकि पोजीशन ऑफ जे फॉर विच डिफ्लेक्शन इन जी गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर डिफ्लेक्शन 0 होगा
और जी के इस डी के इधर हल्का से इधर ले जाओगे तो फिर डिफ्लेक्शन इस साइड चला जाएगा, और डी के इस साइड जाओगे तो डिफ्लेक्शन साइड रहेगा। लेकिन जैसे ही डी पर रखोगे डिफ्लेक्शन जीरो दिखाई देगा, यानी करंट जीरो होगी डी पॉइंट पर। जैसे इसको की को इसको हम जॉकी को टच करेंगे डी पॉइंट पर, वायर को यहाँ से चलाना स्टार्ट करना है ए पॉइंट से, और जैसे ही डी पर आएगा डिफ्लेक्शन सडनली जीरो हो जाएगा। और डी पॉइंट के अगर राइट में जाओगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेफ्ट में जाओगे तो डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब सर्किट क्या होगा, बैलेंस हो चुका है। नाउ सर्किट इज बैलेंस्ड, नाउ सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। जब ये बैलेंस व्हीट स्टोन सर्किट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इसका जो रेशियो होगा वो इसके वायर का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1, इसके वायर के रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R2। क्यों भाई, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ना ये तो अच्छा। बेटा ये वायर पूरा एसी पूरा एक कंप्लीट वायर था, है ना? हाँ, एसी जो है वो कंप्लीट वायर है, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज वायर। एसी इज कंप्लीट वायर, मीटर ब्रिज वायर है, मीटर ब्रिज वायर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस R1 चाहिए, R1 को मैं P कह रहा हूं यहाँ पे P, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी तो कितना होगा, R1 की जो वैल्यू हो जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, मान लो वायर का टोटल रेजिस्टेंस R है, तो R/L AC इंटू ये नल पॉइंट मान लो L आ गया। ये मान लो यहाँ पे रीडिंग जो शो कर रहा है, ये स्केल में यहाँ तक रीडिंग L शो कर रहा है, तो नल L से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे R1 प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। R तो ओवरऑल रेजिस्टेंस है AC का, और L AC पूरी लेंथ की लेंथ है, तो हम लोग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से निकालते हैं ना, इतने वायर का रेजिस्टेंस इतना, तो L लेंथ के स्मॉल L लेंथ का रेजिस्टेंस का वायर का लेंथ रेजिस्टेंस कितना होगा, R/L इंटू L नहीं आएगा, स्मॉल L आएगा। यस सर। इसी तरह से R2 अगर लिखना है तो वो आ जाएगा आपका R/L AC इंटू 100 माइनस L। तन्वी ओके यस सर। तो R2 प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, R2 को हम लोग इस रेजिस्टेंस को हम R2 को मैं बोल रहा हूँ Q रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, क्या Q, ये कितना हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L हो जाएगा L। अब आपको पता है, कि P/Q बराबर होता है R/S, यू नो दिस वाइट दिस कॉन्सेप्ट। तो P हमारा ये हो गया L, और ये Q कितना हो गया 100 माइनस L, और R कितना हो गया, R है ये, और S है ये। तन्वी यस सर। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, अगर हम सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस L इंटू R/L ना। यस सर। इस तरीके से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो तरीका समझ आया आपको तन्वी? यस सर, नोट कर लो। समझ आया।
डन सर। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, यस सर। एक क्वेश्चन हो जाए। यस सर। देखिए, in the meter base circuit shown in figure, in the meter base circuit shown in figure, ये आपका 15 ओम है, ये आपका 10 ओम है। ओके, आपको इसमें बताना है फाइंड द AB ऑफ फाइंड द लेंथ AB फॉर द नल पॉइंट। AB लेंथ बतानी है आपको, नल पॉइंट की पोजीशन बतानी है। फाइंड द लेंथ AB ऑफ नल पॉइंट। बताइए तो जरा, लेंथ AB बतानी है आपको, LAB बताना है। फाइंड AB। सर L is 60 सेंटीमीटर। है बेटा? 60 सेंटीमीटर। करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। वही किया आपने। S इज इक्वल टू होता है 100 माइनस 100 L माइनस L इंटू R अपॉन L ना। ये कितना है? 10 है। ये 100 माइनस L अपॉन L इंटू R 15 है। सॉल्व कर लेना तो L की वैल्यू 60 आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा पोटेंशियोमीटर। क्या है तन्वीर? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम पहली बार सुना है ना? यस पोटेंशियोमीटर। सर। ओके, मीटर ब्रिज भी पहली बार सुना होगा। यस सर। तो गैल्वेनोमीटर सुन रखा है। हाँ, पोटेंशियोमीटर देखिए क्या होता है। ये काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है बेटा पोटेंशियोमीटर। स्पेल सही से लिख लीजिए, POTENTIO पोटेंशियोमीटर। स्पेल ठीक से लिख लिया, यस सर। POTENTO ओके METR पोटेंशियोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है बहुत सारे काम आता है। ये मीटर ब्रिज को में भी यूज होता है। मतलब ये पोटेंशियोमीटर जो है एक तरह से देखा जाए तो मीटर ब्रिज में भी यूज होता है सर्किट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी यूजफुल। दिस इंस्ट्रूमेंट is very useful in electrical circuit, in electrical measurement in a circuit. अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मेन जो इसका काम होता है वो, इसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो वोल्टेज के लिए यूज होता है। ठीक है? और इसका जो लॉ है किस पर इसके इट इज यूज टू फर्स्ट एज मीटर ब्रिज में यूज होता है, एज मीटर ब्रिज सर्किट। अभी देखा हमने मीटर ब्रिज में भी यूज होता है ये सर्किट। दूसरा, टू फाइंड potential difference between any two points in external circuit, external circuit के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है सर्किट। ठीक है? तीसरा, यस सर। टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल, compare the EMF of two cells।
दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आता है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सेल। ठीक है, इन सब के काम आता है। तो पहले इसको समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं पहले, फिर इसका हर एक का यूज बताएंगे। ठीक है तन्वी? यस सर। पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया जाए क्या। तो राइट डाउन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये हटा दूंगी। यस सर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ध्यान से देखना, एक केस में इसी तरह का एक सर्किट होता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कोई एक्सटर्नल, ये कोई इसका पहले समझ लेना फिर नोट करना। ये ई नॉट है, ये आर नॉट है, और ये आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है बता देता हूँ। और ये आपका यहाँ पे की लगी होती है, E1 मान लेते हैं। मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ठीक है, जो मेन सर्किट डायग्राम होता है। ये आपका वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ये जो डार्क से दिखा रखा है, इसको कलर चेंज कर देते हैं इसको। ये वाला वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर का नाम दे देते हैं ए बी। ये ए बी, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ये। ओके। और अगर हमें कोई बाहर के कोई सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना, कोई बाहर का सर्किट दे रखा है, मान लो कोई ये R1 है, ये R2, ये E1 है, ये R2 है, ये E2 है, ये R3 है। और आपको मतलब कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज मेजर करके बताओ 1 और 2 का। देखने इसको कैसे यूज करते हैं, लो समझ लीजिए। मान लो कोई एक्सटर्नल सर्किट है बेटा, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट है ये। और ऊपर वाला जो हमने डायग्राम बनाया, ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। एक लकड़ी का हार्ड बोर्ड होता है, आपने देखा होगा मीटर ब्रिज जो हमने बनाया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मीटर ब्रिज में कुछ इस तरह से आपने देखा था। यस सर। देखो अभी पूरी बात समझना ध्यान से। और हमने ये बनाया था, एक वायर दिखाया था यहाँ पे। यहाँ इस वायर को मैंने बोला था AC। और यहाँ पे एक बैटरी भी दिखाई जाती है। ये जो नीचे जो बैटरी हमने नहीं दिखाई थी, अगर उसको वहां पे दिखा दीजिए। अगर हमने मीटर ब्रिज के डायग्राम में अगर ये नहीं दिखाया था तो आप दिखा दीजिए जरा इसको। ओके। नीचे वाले सर्किट को जरा ध्यान से देखना तन्वी। दिखा दिया तन्वी? यस सर। नीचे वाले सर्किट को जरा ध्यान से देखना। ये वाला सर्किट को देखो ना, जो मैं रेड से मैंने सर्किल कर रखा है। इतने सर्किट को देखो, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है कि नहीं है, बोलो। यस सर, सेम है। तो जो नीचे वाला सर्किट है ये पोटेंशियोमीटर है, क्या ये? और जो AC जो यहाँ लिखा गया AC, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, क्या ये? पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर वायर को क्या माना? RAB को मान लो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ। सर तो जो RAC है और R जो हमने ये उस मीटर ब्रिज की थी वो सेम है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ मैंने C पॉइंट माना था, यहाँ मैंने B पॉइंट मान लिया। क्या दिक्कत है? क्या पे हमें बैलेंस सर्किट थोड़ी दिखा रहा हूँ मैं, तो ये बता रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट मीटर ब्रिज में यूज होता है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश करी ना, ये और ये सेम चीज है ना। हमने यहाँ पे AC को पोटेंशियोमीटर और यहाँ पे AC पोटेंशियोमीटर वायर ना कह के हमने मीटर ब्रिज वायर बोला था, लेकिन एक्चुअल में नीचे वाला सर्किट पोटेंशियोमीटर ही है। तो RAB क्या? रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर ही बोलो। RAC कहो चाहे RAB कहो, हमने C पॉइंट मानते तो RAC बोल देते। क्यों बेटा? ओके, यस सर।
रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और इसकी जो लेंथ होती है, इसमें कई सारे टर्न होते हैं बेटा। अगर आप पोटेंशियोमीटर कई सारी लेंथ का होता है, जरा ध्यान देना। अगर मैंने मान लो सपोज करें ए से बी तक का हमने देखा, तो ये आपका 0 सेंटीमीटर होता है, ये 100 सेंटीमीटर होता है। एक टर्न अगर और ऐसे आ गया तो फिर से 100 हो गया, एक टर्न और ऐसे आ गया, अंदर इधर टर्न होते हैं ऐसे, ऐसे एक टर्न और आ गया, लास्ट में वाला ये हो गया। तो पूरा वायर का लेंथ पता क्या होगा, ये 100 ये 200, फिर 300, फिर 400, 500, जितने टोटल टर्न होंगे उतने। यानी इसमें अगर हमारे इस ये वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की अलग अलग लेंथ हो सकती है बेटा। आप 1 मीटर लेंथ का भी हो सकता है। का फायदा क्या है? मेरी बात सुनो, 1 मीटर लेंथ का अगर होगा तो सिर्फ एक ही टर्न होगा। अगर ये 200 सेंटीमीटर लेंथ का होगा तो 2 टर्न होंगे, गया और ये आया। इसी में टर्न होते हैं, इसी के साथ साथ ये होते हैं। अगर हमारा एक सेंटी 1 मीटर का हुआ तो 1 टर्न, 2 मीटर का 2 टर्न, 3 होगा तो 3 टर्न, ऐसे ऐसे होता है वायर, ठीक है। इसी के लकड़ी के है बेटा। एक डाउट है, अगर यही वायर हम उस मीटर ब्रिज में डाल दें तो फिर जो मीटर ब्रिज में नहीं होता, मीटर ब्रिज में एक ही टर्न का होता है बेटा। तो फिर हमने जो नीचे मीटर ब्रिज ये पोटेंशियोमीटर तो मीटर ब्रिज में हम एक ही 100 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। अच्छा, और अगर सेपरेटली ले तो फिर ये पोटेंशियोमीटर की बहुत लंबी वायर, पोटेंशियोमीटर का जो वायर की लेंथ 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। उसी के मल्टीपल में आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे। अगर हम आपसे कहेंगे मीटर ब्रिज, हमारे पास हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ हमने मान लिया 2 मीटर है, तो उसका मतलब 200 सेंटीमीटर लेंथ का वायर हो गया उसमें। एक साइड का जो टर्न होता है, एक साइड की जो लेंथ होती है वो 100 होती है। 100 होते हैं। अब आगे और ये कहाँ फिट होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है। ये यहाँ पे ये वायर जो है वो ऐसे मोल्डेड रहता है लकड़ी के बोर्ड में। यहाँ से इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये, यानी ये वाले पॉइंट ये। अगर टोटल ये कितने लेंथ 1 2 3 4 5 6, अगर 600 सेंटीमीटर को ये ए हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा लास्ट। ओके, यस सर। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई चीज ऐसे ध्यान में रखो कि आप सोचो कि सिर्फ 100 सेंटीमीटर का होता है पोटेंशियोमीटर वायर, ऐसा नहीं है। 2 मीटर का भी हो सकता है, 3 मीटर का भी हो सकता है, 4 मीटर का है। अगर 4 मीटर का है उसकी लेंथ 400 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, ठीक है सर। ओके, तो मैं ये बात बता रहा हूँ स्टैंड। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था RAB क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अगर रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, इसकी कांस्टेंट रेजिस्टेंस को R नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R नोट। रेजिस्टेंस का मतलब जितनी जो भी पूरी लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा ना। R नोट इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इनटू LAB अपॉन एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। यस सर। हाँ, LAB नहीं, हम दूसरी वायर नहीं लेंगे इसके लिए क्या? रो L कोई और वायर होगी ना, AB की, क्योंकि वो कोई तो और कहीं वायर लगा कैसे? है ना। R नोट मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस को, RAB वायर के रेजिस्टेंस को मैंने R नोट मान लिया। पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R नोट। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A नहीं होता? हाँ, यस सर। अगर L हमने 100 रखा तो 100 सेंटीमीटर का वायर होगा, यानी 1 मीटर। और अगर हमें 500 मीटर का 505 मीटर का होगा तो 500 सेंटीमीटर रखेंगे। ओके, समझ गए सर। वो भी वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ होगी ना, दैट इज LAB। इट मे बी 1 मीटर, इट मे बी 2 मीटर, इट मे बी 3 मीटर, इट मे बी 4 मीटर। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल है ना। रेजिस्टिविटी तो पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टिविटी जो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना बेटा। यस सर। ओके। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो मैं अपने पॉइंट पे चल रहा हूँ। तो मैंने ये बताया आपको कि पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट होता है वो मीटर ब्रिज में यूज होता है, लेकिन वहां पर जो लेंथ लेते हैं हम 100 ही लेते हैं, 100 सेंटीमीटर का ही लेते हैं पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज में, ठीक है। लेकिन पोटेंशियोमीटर की लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है।
100, 200, 300 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर किस पे डिपेंड करेगा? अपनी ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा ना। हाँ ओके यस सर। अब हाँ, अब पॉइंट पर आते हैं, जो हमारे पॉइंट पर है। अगर मान लो सपोज करिए आपको ये कोई एक्सटर्नल सर्किट है तन्वी, और अगर हमें 1 और 2 पॉइंट का वोल्टेज मेजर करना है, 1 और 2 पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा इसमें, 1 और 2 पॉइंट, 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट से एक वायर लूंगा, ए उसको ए पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। कोई वायर लूंगा जिसका रेजिस्टेंस 0, वायर लूंगा ऐसा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0, यानी इस 0। पॉइंट को ए पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे तन्वी। यस सर। और जो इसका जो सेकंड पॉइंट होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर अटैच कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा इसमें, और इसके इस एंड पे क्या लगा दूंगा, जॉकी, क्या लगा दूंगा, जॉकी। और इसको हम क्या करेंगे, इसको यहां से ए पॉइंट से खिसकाना स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट से खिसकाना स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट से इसको खिसकाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे। मान लो यहाँ पर रखने पर, ये जॉकी को यहाँ पे रखने पर, जॉकी को यहाँ पे रखने पर इसमें आई जी की वैल्यू 0 हो जा रही है। अगर जॉकी को आपने 0 से स्टार्ट किया था चलाना, अगर आपने इसको एल लेंथ, एल सेंटीमीटर पे यहाँ पे रख दिया, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। यस सर। अगर ये 100 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 500 सेंटीमीटर होगा तो 500 माइनस एल करेंगे इसको। अगर ये 400 सेंटीमीटर का होगा तो 400 माइनस एल करेंगे। क्यों तन्वी? यस सर। डिपेंड करता है कि हमारा पोटेंशियोमीटर कितनी लेंथ का है। जो भी लेंथ हो तो वो माइनस एल कर देंगे, तो बाकी पार्ट की लेंथ आ जाएगी। क्यों तन्वी? यस सर। हाँ, तो अब हमारे पास जैसे ही आई जी 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब आई जी 0 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अपनी करंट है, इसकी वो ऊपर ही घूमती रहेगी, और इसकी जो करंट है वो इधर ही रहेगी। ये करंट इसके पास नहीं जाएगी, और वो करंट इसके पास नहीं जाएगी, क्योंकि जब यहां से ही करंट स्टॉप हो चुकी है, तो ना ये करंट देगा उसको, ना ये करंट लेगा। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। तो पोटेंशियोमीटर इसलिए अच्छा होता है कि बाहर से कोई करंट खींचे बगैर, इसने करंट, देखो इसकी करंट जो अपनी आई थी, इसने करंट ना इसने करंट इससे ली, ना इसको अपनी दी, और फिर भी इसने क्या किया, ए और बी पॉइंट के वोल्टेज को मेजर करने वाला है। तो हम क्या कहेंगे, जो ए और पी पॉइंट का वोल्टेज होगा, ए और पी पॉइंट का वोल्टेज होगा बी ए पी, वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बी ए पी जो बराबर होगा क्या होगा, आई नॉट, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस रेडियस, वो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ आर ए पी। बी बराबर बी ए पी कैसे निकालोगे, ए और पी पॉइंट का वोल्टेज जो होगा वो करंट इन इस ब्रांच में जो करंट होगी तो इसकी अपनी करंट होगी ना, ये करंट थोड़ी जाएगी इधर, ये करंट थोड़ी इधर जाएगी, क्योंकि आई जी की वैल्यू 0 है ना। हाँ ओके यस सर। तो ये करंट उसमें नहीं जाएगी, लेकिन अपनी करंट तो रहेगी ना आई नॉट। तो इसका ए, इन दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होगा बी ए पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर ए पी। तन्वी, बी बराबर आई आर नहीं होता, बी बराबर आई आर। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका आई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी ओवरऑल इसका ईएमएफ वगैरह, आई इसका ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर एच प्लस आर ए बी इंटू आर ए डी ए पी। ये समझ आया नहीं आया? वो टेस्ट शुरू हो गया है सर, उन्होंने अच्छा टेस्ट शुरू हो गया, अच्छा। तो चलिए अभी इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल हम इसको अभी कर देते हैं, इतना फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा टेस्ट शुरू हो गया, चलिए ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, लेकिन आप इतना मेहनत से किया है। सर आपने क्या लिखा है, वी ए पी इक्वल टू आई ई नॉट, आई नॉट को हम लिख दिया ना, ये इसका ईएमएफ अपॉन ये सारे रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। ओ अच्छा, आई नॉट और इसका और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, ओके डन सर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।